Hi everybody, welcome to this video on the chapter of motion in a straight line. The first question of the chapter is, if the velocity of a body related to displacement x is given by v is equal to under root of 5000 plus 24x meter per second, then the acceleration of the body is. Students, to solve this question, we'll have to use the formula acceleration is equal to v dv by dx. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमें उसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन हमें डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करना है विथ वेलोसिटी और इससे हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा. सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. ये स्टूडेंट्स, आप यहाँ फॉर्मूला देख सकते हो. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स. सो गैस विल स्टार्ट बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी एक्स. तो गैस यहाँ पे हमें अंडर रूट ऑफ 5000 प्लस 24x इसका डेरिवेटिव लेना है. गैस इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 5000 प्लस 24x इंटू 24. गैस अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स एंड देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 5000 प्लस 24x का डेरिवेटिव होगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 5000 प्लस 24x. लेकिन गैस आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड ब्रैकेट विच इज 5000 प्लस 24x. तो उसका आंसर आता है 24, इसीलिए हम मल्टीप्लाई बाय 24 करते हैं. सो गैस आफ्टर कैंसलेशन dv बाई डी एक्स का फाइनल आंसर हो जाएगा 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5000 प्लस 24x. नाउ स्टूडेंट्स, वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस dv बाई डी एक्स विथ वेलोसिटी. तो हमारा फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई डी एक्स एंड गैस आफ्टर मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट ऑफ 5000 प्लस 24x कैंसल हो जाएगा and therefore our final answer is 12 meter per second square. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the second question of this chapter is the instantaneous velocity of a particle moving in a straight line is given by v is equal to alpha t plus bt square where alpha and beta are constants. The distance traveled by the particle between 1 second and 2 second is. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विल हैव टू यूज द कंसेप्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds बाई dt वेर s इज डिस्प्लेसमेंट. गैस आफ्टर राइटिंग दिस फॉर्मूला विल टेक dt ऑन द राइट हैंड साइड एंड गैस उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड. सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, instantaneous velocity is equal to ds by dt where s is displacement. Now taking dt on the other side, ds will become equal to v dt and इसके बाद students हमें integration करना है. Now students, integration of alpha t will be alpha t square by 2 and integration of beta t square will be beta t cube by 3. Guys, यहाँ पे बस हम पावर में +1 कर रहे हैं and we are writing the same number in the denominator. इसके बाद स्टूडेंट्स हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करने हैं. द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड. सो गैस आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स आपका टी स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड स्टूडेंट्स टी क्यूब विल बिकम 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब. नाउ आफ्टर डूइंग बेसिक मैथ आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes students, the third question of this chapter is the relation between time t and distance x for a moving body is given as t is equal to mx square plus nx where m and n are constants. The retardation of this motion is. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we'll have to take derivative of this equation 2 times. Guys, जब हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे we'll get a term of dx by dt which is known as velocity. एंड गैस जब हम एक और बार डेरिवेटिव लेंगे वेलोसिटी का डेरिवेटिव विल बिकम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. सो गैस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है 2 टाइम्स और हमारा आंसर आ जाएगा. लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, द गिवन इक्वेशन इज t इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस nx. नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन वी टेक डेरिवेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू t, लेफ्ट हैंड साइड में t का डेरिवेटिव विल बिकम 1 एंड गैस ऑन द राइट हैंड साइड mx स्क्वायर प्लस nx का डेरिवेटिव विल बिकम 2mx प्लस n इंटू dx बाई dt. गैस क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं
इसीलिए हमें राइट साइड में dx by dt भी लिखना पड़ेगा. Now guys, on rearranging, dx by dt will become equal to 1 upon 2mx plus n. अब गैस हमें पता है that dx by dt is actually velocity and इसीलिए आपको यहाँ velocity का इक्वेशन दिख रहा है. Velocity is equal to 1 upon 2mx plus n. Now students, we'll take derivative one more time ताकि हमें acceleration या फिर retardation मिल जाए. Now guys, when we take derivative one more time, left hand side will become dv by dt. And guys, on the right hand side, we need to take the derivative of 1 upon 2mx plus n. Guys, 1 upon 2mx plus n का derivative हो जाएगा minus 1 upon 2mx plus n whole square into 2m into dx by dt. Guys, क्योंकि 1 upon x का derivative minus 1 upon x square होता है, इसीलिए 1 upon 2mx plus n का derivative हो जाएगा minus 1 upon 2mx plus n whole square. लेकिन गैस इसके अलावा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड ब्रैकेट 2mx प्लस n. गैस इसका डेरिवेटिव होगा 2m इंटू डी एक्स बाई डी टी एंड इसीलिए गैस यहाँ न्यूमरेटर में 2m इंटू डी एक्स बाई डी टी मल्टीप्लाई किया है. नाउ स्टूडेंट्स, विल अगेन राइट dx by dt as velocity and guys on the left hand side dv by dt will become acceleration. So guys, the equation becomes acceleration is equal to minus 2mv upon 2mx plus n whole square. अब guys 1 upon 2mx plus n is actually velocity and therefore 1 upon 2mx plus n whole square can be written as v square. अब guys ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द अबव इक्वेशन और इससे आपको एक्सेलरेशन का फाइनल आंसर मिल जाएगा minus 2mv into v square and therefore the answer is minus 2mv cube. सो गैस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेन इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना था 2 टाइम्स. फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद dx by dt का टर्म आता है विच इज नोन एज वेलोसिटी एंड गैस सेकेंड डेरिवेटिव लेने के बाद dv by dt हो जाता है एक्सेलरेशन. उसके बाद गैस आपको बैक सब्स्टिट्यूट करना है और इससे आपका फाइनल आंसर आता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू minus 2mv क्यूब. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes students, the fourth question of this chapter is, a boy reaches the airport and finds that the escalator is not working. He walks up the stationary escalator in time t1. If he remains stationary on a moving escalator, then the escalator takes him up in time t2. The time taken by him to walk up on the moving escalator will be. So students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए first we'll assume the velocity of boy as v1 and the velocity of escalator as v2. अब गैस हमें पता है that velocity is equal to distance upon time. इसीलिए स्टूडेंट्स द फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम v1 is equal to l upon t1 and guys the second equation will be v2 is equal to l upon t2. Guys यहाँ l is the length of the escalator and t1 and t2 are the time taken in the first two cases respectively. So guys एक बार आपको v1 and v2 की वैल्यूज मिल गए तो आप थर्ड केस को ऑब्जर्व कर सकते हो. गाइस इन द थर्ड केस बॉय इज वॉकिंग अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर. इन दिस केस द टोटल वेलोसिटी विल बिकम v1 प्लस v2 एंड गाइस दिस टोटल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यानी कि गाइस थर्ड इक्वेशन विल बी v1 प्लस v2 इज इक्वल टू l अपॉन t, वेयर गाइस l इज अगेन द लेंथ ऑफ द एस्केलेटर एंड t इज द टाइम जो हमें कैलकुलेट करना है. So this is the main concept of this question. Let's observe all of this in the solution in the next slide. Yes students, we know that velocity is equal to distance upon time and therefore the two equations are v1 is equal to l upon t1 and v2 is equal to l upon t2. Now students, in the third case when the boy walks up on the moving escalator, the total velocity v is equal to v1 plus v2. गैस यहाँ पे हम v1 एंड v2 के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा इक्वेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू l अपॉन t1 प्लस l अपॉन t2. नाउ स्टूडेंट्स विल टेक l कॉमन एंड डिवाइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड सो द इक्वेशन बिकम्स v by l इज इक्वल टू 1 by t1 प्लस 1 by t2. नाउ स्टूडेंट्स विल टेक LCM ऑन द राइट हैंड साइड एंड सो द इक्वेशन बिकम्स v by l इज इक्वल टू t1 प्लस t2 अपॉन t1 t2. नाउ विल टेक रेसिप्रोकल. And guys, through this we'll get the last second step as L by V is equal to T1 T2 upon T1 plus T2. अब guys ये जो L by V है, this is the total time taken in the third case.
गैस टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड इसीलिए यहाँ L बाई वी के जगह T लिख दिया है एंड देयरफॉर टाइम टेकन इन दिस थर्ड केस विल बी इक्वल टू T1 T2 upon T1 plus T2. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the fifth question of this chapter is a particle is moving with a speed of v is equal to b root x along the positive x-axis. Calculate the speed of the particle at time t is equal to tau seconds. Assume that particle is at origin at t is equal to 0 seconds. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन एंड इससे हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा. गैस एक्सेलरेशन इज डी बाई डी टी एंड इसीलिए हम यहाँ पे दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. गैस वंस वी फाइंड दिस एक्सेलरेशन विल रियलाइज दैट दिस एक्सेलरेशन कम्स आउट एज कॉन्स्टेंट. अब गैस वेन एवर एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट आप एक इक्वेशन यूज कर सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इसमें गैस इनिशियल वेलोसिटी u फाइंड आउट करने के लिए विल सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 0 बिकॉज द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 एंड गैस जो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है उसको सब्सटीट्यूट करके आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी. सो इन समरी आपको यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उसका डेरिवेटिव लेना है, इससे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा एंड आफ्टर दैट सिंस द एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट यू कैन यूज द इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो ये दो स्टेप्स करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाता है. लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. Yes students, the given equation is v is equal to b root x. Now students will take derivative on both sides with respect to time and so the left hand side becomes dv by dt and guys on the right hand side b root x का derivative will become b into 1 by 2 root x into dx by dt. गैस रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, लेकिन गैस क्योंकि आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हो इसीलिए आपको राइट साइड में डी एक्स बाई डी टी भी लिखना पड़ेगा. उसके बाद स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में जो डी वी बाई डी टी है इट इज एक्सेलरेशन एंड गैस राइट साइड में जो डी एक्स बाई डी टी आया है इट कैन बी रिटन एज वेलोसिटी. देयरफॉर गैस एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल टू बी बाई 2 रूट एक्स इंटू वेलोसिटी. अब गैस हम वेलोसिटी के जगह बैक सब्सटीट्यूट कर देंगे एज बी रूट एक्स एंड ये सब्सटीट्यूट करने के बाद आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा एज बी स्क्वायर बाई 2. गैस यहाँ रूट एक्स विल कैंसल आउट. तो गैस आप यहाँ देख सकते हो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हैज़ कम आउट एज अ कॉन्स्टेंट विच इज़ बी स्क्वायर बाई 2. अब गैस वेन एवर देर इज कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन आप इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. गैस इसमें u होता है इनिशियल वेलोसिटी एंड गैस एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी पता है एज बी स्क्वायर बाई 2. गैस इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए यू कैन यूज द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी विच इज इक्वल टू बी रूट एक्स. गैस ऐसा क्वेश्चन में गिवन है दैट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन विच मीन्स x विल बी इक्वल टू 0. तो गैस ओरिजिनल इक्वेशन में जब आप x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो u की वैल्यू विल ऑल्सो कम आउट एज इक्वल टू 0. गैस वंस वी सब्सटीट्यूट u एज 0 एंड एक्सेलरेशन एज बी स्क्वायर बाई 2 we'll get the final answer of velocity at time t is equal to tau seconds as b square by 2 into tau. तो guys ये हमारा final answer है and with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the next question of this chapter is a particle is moving with constant acceleration a. Following graph shows v square versus x plot where x is displacement. The acceleration of the particle is. Students, because this is a question of constant acceleration, we can use the equation of kinematics v square is equal to u square plus 2as. Students, अगर आप इस equation को observe करोगे, if you draw the graph of v square versus s, then the slope of this graph will be 2a. Guys, क्योंकि इस equation में s का coefficient is 2a, तो हम ऐसा बोल सकते हैं that if we draw the graph of v square versus displacement, then the slope of this graph will be 2a. तो गैस हमें इस क्वेश्चन में बस इस ग्राफ का स्लोप निकालना है एंड दिस स्लोप विल बी इक्वल टू 2a और इससे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी. सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax. गैस यहाँ x डिस्प्लेसमेंट होता है एंड a इज एक्सेलरेशन.
सो गैस अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आपको रियलाइज होगा कि बिकॉज कोइफिशिएंट ऑफ x इज 2a, इट बिकम्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ v स्क्वायर वर्सेस x. तो गैस यहाँ पे जो स्लोप ऑफ ग्राफ है हमें बस वो कैलकुलेट करना है एंड दिस स्लोप विल बी इक्वल टू 2a. अब गैस स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आपको एक सिंपल कंसेप्ट यूज करना है. स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. तो गैस यहाँ पे स्लोप हो जाएगा इक्वल टू 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 0. आप यहाँ देख सकते हो कि इन द कैलकुलेशन स्लोप हैज बीन गिवन एज 2a which is equal to 80 minus 20 upon 30 minus 0. Guys, on solving this, you'll obtain the value of a as equal to 1 meter per second square, and this is your final answer. So with this, we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes, students, the seventh question of this chapter is, water drops are falling from the nozzle of a shower onto the floor from a height of 9.8 meters. The drops fall at regular intervals of time. When the first drop strikes the floor, at that instant, the third drop begins to fall. Locate the position of the second drop from the floor when the first drop strikes the floor. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट विल हैव टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ड्रॉप टू हिट द ग्राउंड. इसके लिए गैस डायरेक्ट फॉर्मूला है T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h by g. Students, whenever an object falls freely from height h, the time taken to hit the ground is given by T is equal to under root of 2h by g. So guys, इस फॉर्मूला को यूज करके we can easily calculate the time taken by the first drop to hit the ground. And guys, ये टाइम कैलकुलेट करने के बाद we'll divide this time by 2 because this is the time for which the second drop has been traveling. Guys, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है. Guys, when the first drop hits the ground, the third drop begins to fall, and guys, drops are falling at regular intervals of time. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना भी टाइम लगेगा फर्स्ट ड्रॉप को फॉल करने के लिए, उसका एग्जैक्टली हाफ टाइम हैज़ बीन द टाइम फॉर विच द सेकेंड ड्रॉप हैज़ बीन ट्रैवलिंग. एक बार गाइज आपको सेकेंड ड्रॉप का टाइम ट्रैवल समझ में आ गया तो उसके बाद आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, और इससे आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड ड्रॉप आपको मिल जाएगा. So this is the main concept of this question. Let's observe this in the solution in the next slide. Yes, students, आप यहाँ observe कर सकते हो that the time taken by the first drop to hit the floor is given by T1 is equal to under root of 2h by g. इसमें स्टूडेंट्स हम h and g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इससे T1 का आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 seconds. इसके बाद स्टूडेंट्स द टाइम फॉर विच द सेकेंड ड्रॉप हैज़ बीन ट्रैवलिंग विल बी गिवन बाय T2 is equal to T1 by 2. Guys, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया है that when the first drop hits the floor, third drop begins to fall, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेकेंड ड्रॉप है वो एग्जैक्टली हाफ टाइम ट्रैवल किया होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट ड्रॉप, बिकॉज ऑल ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इसीलिए स्टूडेंट्स हम इक्वेशन यूज करते हैं T2 is equal to T1 by 2, एंड गाइस इससे T2 का आंसर आ जाता है 1 by root 2 seconds. इसके बाद स्टूडेंट्स हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. गाइस इनिशियल वेलोसिटी इज 0, देयरफॉर S विल बिकम इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर. यहाँ पे गाइस हमें टाइम लेना है 1 by root 2 seconds बिकॉज हमें सेकेंड ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो गाइस वंस वी सब्स्टिट्यूट टाइम एज 1 by root 2 seconds एंड G एज 9.8, तो यहाँ इक्वेशन है X इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके गाइस आंसर आ जाता है X is equal to 2.45 meters. So guys, this is the displacement of the second drop from the top. हमारे को उन्होंने पूछा है what is the location of the second drop from the bottom. तो guys वो कैलकुलेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा h minus x, and guys ये करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाता है 7.35 meters from the ground. So guys हम ऐसा बोल सकते हैं that when first drop hits the floor, second drop is at a location of 7.35 meters from the ground. So this is our final answer. Now let's move ahead to the next question. Yes, students, the 8th question of this chapter is, two spherical balls having equal masses with radius of 5 centimeter each are thrown upwards along the same vertical direction at an interval of 3 seconds with the same initial velocity of 35 meter per second. Then these balls collide at a height of dash meters. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विल हैव टू यूज द फॉर्मूला
s is equal to ut plus half at square. Guys, in this case, acceleration will be equal to minus g, and therefore the two equations for these two balls will be s1 is equal to ut minus half gt square and s2 is equal to u into t minus 3 minus half g into t minus 3 whole square. सो गैस आपको दोनों बॉल्स के लिए सेम इक्वेशन यूज करना है, बस आपको सेकेंड बॉल के लिए टाइम लेना है t माइनस 3 सेकेंड्स. दिस इज बिकॉज सेकेंड बॉल इज थ्रोन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड्स. अब गैस हम S1 एंड S2 को इक्वल कर देंगे और इससे आपको टाइम का वैल्यू मिल जाएगा, एंड ऑन बैक सब्सटीट्यूशन यू कैन कैलकुलेट द हाइट एट विच दीज टू बॉल्स कोलाइड. So this is the main concept of this question. Let's observe all of this in the solution in the next slide. Yes students, the equation for the two balls are S1 is equal to U1t minus half gt square and S2 is equal to U2 into t minus 3 minus half g into t minus 3 whole square. Guys, आप यहाँ observe कर सकते हो that for the second ball, time has been taken as t minus 3 seconds because it was thrown after an interval of 3 seconds. इसके अलावा स्टूडेंट्स दोनों बॉल्स के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम है एंड इट इज 35 मीटर पर सेकेंड, एंड गाइस द वैल्यू ऑफ जी कैन बी टेकन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके बाद स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल इक्वेट S1 इक्वल टू S2 बिकॉज वी वॉन्ट बोथ ऑफ दीज बॉल्स टू मीट एट अ पर्टिकुलर हाइट वेर दे विल कोलाइड विद ईच अदर. So guys, after substituting S1 equal to S2, we'll obtain the value of time as equal to 5 seconds. Now guys, once we obtain time, we'll back substitute in the first equation of S1, and through this, we'll obtain the value of S1 as 50 meters. So guys, 50 meters is the height where both balls collide with each other, and इसको solve करने के लिए हमने simple concept use किया था, S is equal to ut minus half gt square. So with this, we have completed this question. Now let's move ahead to the next slide. Yes, students, the ninth question of this chapter is, a balloon was moving upwards with a uniform velocity of 10 meter per second. An object of finite mass is dropped from the balloon when it was at a height of 75 meters from the ground level. The height of the balloon from the ground when the object strikes the ground is. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we'll use the equation S is equal to ut plus half at square for the finite mass object. Guys, in this case, the value of S will be minus 75 meters because the object is going to fall a distance of 75 meters. The value of initial velocity of this object will be plus 10 meter per second, which is the same as that of the balloon because this object is being dropped from this balloon. And guys, the value of acceleration will be minus g, which is due to gravity, and this comes out as minus 10 meter per second square. So guys, after substituting all of these values, we can easily calculate the value of time, and this is the time taken by this finite mass object to fall from 75 meters to ground. अब guys, once you find the value of time, you can easily calculate the extra distance traveled by balloon during this time. इसके लिए हम simple equation use करेंगे, distance is equal to velocity into time. Guys, हम इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं बिकॉज बलून इज ट्रैवलिंग अपवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. Guys, once you calculate the extra distance traveled by balloon, you will have to add this distance to 75 meters, and from this you will obtain the final height of balloon when this finite mass object hits the ground. So this is the main concept of this question. Now let's observe the solution in the next slide. Yes students, we'll start by writing the equation S is equal to ut plus half at square for the finite mass object. Guys, in this question, the value of S will be minus 75 meters because this object is going to fall a distance of 75 meters. The value of u, initial velocity, will be equal to plus 10 meter per second because the velocity of balloon is plus 10 meter per second and this object is being dropped from this same balloon. And guys, the value of acceleration will be minus 10 meter per second square, which is due to gravity. So after substituting, you'll get the equation as minus 75 is equal to plus 10 into t minus half into 10 into t square. Guys, when you multiply this entire equation by minus 1, you will obtain the equation as 75 is equal to minus 10t plus half into 10 into t square. Guys, on rearranging, you will obtain a quadratic t square minus 2t minus 15, which is equal to 0.
And guys, on solving this quadratic, you'll obtain two values of time. One is 5 seconds and the other is minus 3 seconds. Guys, minus 3 seconds is not possible as time cannot be negative, and therefore the final answer for time is 5 seconds. तो guys, हम ऐसा बोल सकते हैं that 5 seconds will be required for the finite mass object to fall from 75 meters to ground. Guys, during this time interval, balloon will rise by a distance of velocity into time. Guys, the total height of balloon will be given by original height plus extra distance traveled, and therefore the equation becomes h final is equal to h initial plus velocity into time. Guys, यहाँ time है 5 seconds, velocity of balloon है 10 meter per second, and therefore the final height is 75 plus 10 into 5, and hence the final answer is 125 meters. So with this, we have completed this question as well. Now let's move ahead to the next slide. Yes, students, the 10th question of this chapter is, a particle starts from the origin at time t is equal to 0 and moves along the positive x-axis. The graph of velocity with respect to time is shown in the figure below. What is the position of the particle at time t is equal to 5 seconds? So guys, to solve this question, we'll have to use the concept that area of velocity time graph represents displacement. So guys, यहाँ पे हमें area निकालना है of this graph between t is equal to 0 and t is equal to 5 seconds, and this area will represent the displacement of the particle during this time. So this is the main concept of this question. Let's observe this in the solution in the next slide. Yes, students, slope of velocity time graph will give you acceleration, and area of velocity time graph will give you displacement. So guys, in this question, we need to find the area between t is equal to 0 and t is equal to 5 seconds. Guys, इस area को mark किया गया है, and this area is a combination of a triangle, a square and a rectangle. Guys, area of this triangle will be half into base into height, and therefore it becomes half into 2 into 2. Followed by area of square will be side square, and therefore it becomes 2 into 2. And finally, area of rectangle will be height into width, which becomes 3 into 1. Guys, आप तीनों एरियाज को ऐड करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा एज 9 मीटर्स. सो गाइस, हम ऐसा बोल सकते हैं दैट बिकॉज द पार्टिकल वॉज एट ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 seconds, now the position of particle after t is equal to 5 seconds will become 9 meters. So guys, हमने बस एरिया कैलकुलेट किया है, and area of velocity time graph is displacement. So with this, we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes, students, the 11th question of this chapter is, the position, velocity and acceleration of a particle moving with constant acceleration can be represented by. So students, in this question, we need to draw position, velocity and acceleration graph with respect to time. Let's start with acceleration time graph. Guys, because this is a case of constant acceleration, acceleration time graph will be a horizontal line in which acceleration remains constant at all locations. So guys, यहाँ acceleration time graph will be a horizontal line क्योंकि acceleration की value change नहीं हो रही है. Moving ahead to velocity time graph. Guys, velocity is given by the equation v is equal to u plus at. So guys, according to this equation, velocity is directly proportional to t raised to 1, and therefore velocity time graph will be a straight line going upwards. तो guys, यहाँ velocity time graph draw करने के लिए आपको equation use करना है v is equal to u plus at, and इससे ये समझ में आता है कि velocity time graph will be a straight line going upwards. Now moving ahead to position time graph. Guys, position of the object will be given by the equation s is equal to ut plus half at square. So guys, according to this equation, position is directly proportional to t square, and therefore position time graph will be of parabolic shape going upwards. So guys, in conclusion, acceleration time graph will be a horizontal line, velocity time graph will be a straight line going upwards, and finally position time graph will be of parabolic shape going upwards. So this is the main concept of this question. So let's observe the answer in the next slide. Yes students, so this is the correct answer for this question. आप यहाँ observe कर सकते हो that acceleration time graph is a horizontal line because the value of acceleration does not change as it is constant acceleration. Guys, velocity time graph is a straight line going upwards
because it is given by the equation v is equal to u plus at. And guys, finally, position time graph is of parabolic shape going upwards because it is given by the equation x is equal to ut plus half at square. So with this, we have completed this question. Now let's move ahead to the next slide. Yes, students, the 12th question of this chapter is, the velocity displacement graph of a particle is shown in the figure below. The acceleration displacement graph of the same particle is represented by. Students, we know that acceleration is equal to v dv by dx. Guys, in this equation, dv by dx represents the slope of the graph of velocity versus displacement. So guys, आप इस ग्राफ में ऑब्जर्व कर सकते हो that slope of this graph will be negative as it is a straight line going downwards. Now guys, because slope is negative, we can say that dv by dx will also be negative and therefore acceleration will be negative at all locations between 0 and x0. इसके अलावा students, at location x0, velocity becomes 0 and therefore acceleration will also be 0. Guys, acceleration is equal to v dv by dx and guys, जहाँ पे v is 0, a will also be 0. So guys, in conclusion, we need to find a graph in which acceleration is negative at all locations between 0 and x0, and we also need to check that if acceleration is 0 at location x0. So this is the main concept of this question. Let's observe this in the solution in the next slide. Yes, students. So this is the correct answer for this question of acceleration versus displacement. Guys, आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो that acceleration is negative at all locations, and this is because in the original question the slope of velocity versus displacement graph is negative at all locations. Guys, slope of velocity displacement graph is dv by dx and acceleration is directly dependent on dv by dx. Also students, this acceleration value becomes 0 at location x0, जो आप यहाँ right side में देख सकते हो. So with this, we have completed this question. Now let's move ahead to the next slide. Yes, students, the last question of this video is, from a tower of height h, a particle is thrown vertically upwards with speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times that taken by it to reach the highest point of its path. The relation between h, u and n is. So students, let's say that the time taken to reach maximum height is t1. Then the first equation becomes t1 is equal to u by g. Guys, whenever we throw an object vertically upwards with velocity u, then the time taken to reach maximum height is given by the formula t is equal to u by g. इसीलिए guys, first equation हो जाएगा t1 is equal to u by g. उसके बाद students, for total time we'll use the formula s is equal to ut plus half at square. Guys, in this formula, the value of s will be minus h because the final position of object is h meters below its initial position. Also guys, in this case, acceleration will be minus g because gravity is acting vertically downwards. And finally guys, value of u will be taken as positive because ball is thrown vertically upwards. इसके अलावा students, in this equation, we'll take time t as t2 where t2 is equal to n times t1. कैसे क्वेश्चन में दिया है that total time taken is n times the time taken to reach maximum height. So guys, in conclusion, we'll use three equations. The first equation is t1 is equal to u by g. The second equation is s is equal to ut plus half at square, in which s will be minus h, a will be minus g, and t will be t2. And guys, the third equation is t2 is equal to n times t1. So this is the main concept of this question. Let's observe all of this in the solution in the next slide. Yes students, आप यहाँ observe कर सकते हो that the time taken to reach maximum height is given by the equation t1 is equal to u by g. इसके बाद students, for total time we'll use the equation s is equal to ut plus half at square. Guys, in this equation, s will be taken as minus h, acceleration will be taken as minus g, and time taken will be t2. Therefore guys, the equation becomes minus h is equal to ut2 minus half g t2 square. इसके अलावा students, it is given in the question that the total time taken is n times the time taken to reach maximum height. Therefore guys, the third equation is
T2 is equal to n times T1. Now students, after using these three equations, you'll obtain the final answer as 2GH is equal to NU square into n minus 2. So guys, this is our final answer, and with this we have completed this video. Guys, I hope you had a lot of fun watching this video as well. Till then, stay happy and keep smiling. I will see you in the next video.